हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा क्लासेस पर, जो है आपको वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर जर्नी। आपको यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलता है। मेरा नाम है प्रमोद सिंह, योर एजुकेटर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो व्हाट वी आर डूइंग इज, एज यू नो, कि आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की का जो एडवर्टीजमेंट है, व्हाट योर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का जो एडवर्टीजमेंट वो ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है। एंड योर एग्जाम वुड बी ऑन, एग्जाम की जो डेट है आपकी वो है आपकी 2 अगस्त 2026। सो आपके पास 6 to 7 मंथ्स है, ठीक है, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। 6 to 7 months, and in those 6 to 7 months what we are going to do is we are practicing lots of MCQs, ठीक है। MCQ सीरीज हम चलाने वाले हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, जिसमें मैंने कई लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। सो यू फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर 9200925830 एंड यू कैन डाउनलोड मेरा क्लासेस ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सो मैं आपको ये बता रहा था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन दोज 6 to 7 months वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ MCQs। और वो MCQs भी ऐसे MCQs नहीं, आपको PYQs आपको यहाँ पर मिलेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में वेरियस स्टेट्स में, जैसे स्टेट्स हैं आपके जो हिंदी बेल्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहाँ के क्वेश्चंस में करवाने वाला हूँ आपको प्रैक्टिस। इसके अलावा आप देखेंगे तो हरियाणा में एग्जाम हुआ था। इसके अलावा मैं यहाँ पर UGC नेट के भी एग्जाम, UGC नेट JRF के टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और उनकी प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ के भी कुछ सॉलिड प्रॉपर क्वेश्चंस और उनके डिस्क्रिप्शंस में आपको यहाँ पर इस सीरीज में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाने वाला हूँ। सो थ्रू MCQs वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दोज 6 to 7 months, ठीक है। इन 6 से 7 महीनों में अपनी तैयारी को इस तरह से करेंगे, बिकॉज इस बार MPPSC ने इंट्रोड्यूस किया है क्या, MPPSC ने इस बार इंट्रोड्यूस किया है नेगेटिव मार्किंग। सो वी हैव टू बी वेरी वी हैव टू बी वेरी श्योर विथ अवर प्रैक्टिस एज वेल, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स साथ ही साथ हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी तैयारी और अच्छी हो सके, ठीक है। सो यस, माय नेम इज प्रमोद सिंह, योर एजुकेटर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट अ ड्यू, ठीक है। तो हमारा पहला, इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है आज, बिकॉज यू कैन कंसीडर दिस एज ए डेमो क्लास। इसके अलावा मैंने कई लेक्चर्स ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और खुद को रजिस्टर करके आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच एक्ट गवर्न द एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने और खोने को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है, ठीक है। सो यू कैन सी इट कि मैंने हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस अवेलेबल कराया है, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी आप आगे देखेंगे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूं, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी मैं आपको समझाऊं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन ओनली। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है इंडियन सिटीजनशिप, किससे रिलेटेड है, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एज यू कैन सी कि जो इंडियन सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में, वो कहाँ मिलता है, पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, 5 to 11। तो जो एक्विजिशन और जो लॉस यानी हासिल करने और खोने, इंडियन सिटीजनशिप किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है और किस तरह से उसको खोने का क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है, और किस एक्ट में ये प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पहला ऑप्शन है हमारा इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1947, सिटीजनशिप एक्ट 1950, सिटीजनशिप एक्ट 1955 या इंडियन नेशनैलिटी एक्ट 1950, ठीक है, हिंदी में भी आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। सो ऑप्शन सी वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन। अब इंडियन सिटीजनशिप की बात आती है तो वो पार्ट 2 में मिलता है, आर्टिकल 5 to 11 ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। सो इंडियन सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है आपका सिंगल सिटीजनशिप। व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप जो है आपको इंडियन सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में देखने को मिलती है। दैट आप किसी राज्य के पर्टिकुलर राज्य के सिटीजन ना होकर के आप भारत देश के, ठीक है, इंडिया एज ए स्टेट, उसके आप सिटीजन होते हैं, ठीक है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ एक्विजिशन और लॉस की जो बात आ रही है, तो जो एक्विजिशन है इंडियन सिटीजनशिप में, जो एक्ट में आपको और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगा, सो जो एक्विजिशन है सिटीजनशिप का, एक्विजिशन की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस हैं, पहले नंबर पर बाई बर्थ आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। फिर बाई डिसेंट दूसरे नंबर पर क्या है, बाई डिसेंट यू कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। थर्ड नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं बाई रजिस्ट्रेशन, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं थ्रू नेचुरलाइजेशन, थ्रू नेचुरलाइजेशन। और एक और क्राइटेरिया है इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब किसी भी टेरिटरी को यदि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन स्टेट ने एक्वायर कर लिया तो वहाँ के भी लोग वहाँ की सिटीजन हो जाएंगे। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सो ये एक्विजिशन के जो कंडीशंस हैं वो एक्विजिशन की हैं। अगर बात करूं मैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो जो लॉस ऑफ सिटीजनशिप की जो कंडीशंस हैं वो 3 हैं, ठीक है, सॉरी वो 3 हैं, 1 2 एंड 3। सो पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो बाई रिनंसिएशन, बाई व्हाट? रिनंसिएशन। देन बाई टर्मिनेशन, टर्मिनेशन एंड बाई डिप्रीवेशन, ठीक है। इनको मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, आप वो वीडियोस भी जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे कोर्सेस में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सारा कुछ कवर है, आप कोर्सेस अवेल करके सारी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सो यस, तो ये कंडीशंस डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको दे करके क्वेश्चन पूछ सकती है पीएससी की, इनमें से कौन सी कंडीशन एक्विजिशन की नहीं है या फिर लॉस ऑफ सिटीजनशिप की नहीं है, ठीक है। सो यू मस्ट बी सो श्योर, और आपको ये चीज़ें कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। सो यस, और करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब अगर देखें तो जो सिटीजनशिप एक्ट में जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट अमेंडमेंट टू सिटीजनशिप एक्ट, वो अमेंडमेंट हुआ है 2019, ठीक है। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके, ठीक है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ये रहा एक्सप्लेनेशन। एज आई सेड कि इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी मैंने दोनों में आपको एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन लिए हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो एडवांटेज पूछा है, व्हाट द एडवांटेज, ठीक है, कि उसका एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फ्रॉम दीज ऑप्शंस। सो संसदीय सरकार का मुख्य फायदा यह है कि, आप हिंदी में ऑप्शंस देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ। अवर फर्स्ट ऑप्शन इज द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली। Option number B is it provides continuity of policy and is more efficient. Option number C is the executive remains responsible to legislature. Option number D is the head of governments cannot be changed without election. So let's discuss. अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, ठीक है, वो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्सेप्ट है। कहाँ का कॉन्सेप्ट है? यूके का कॉन्सेप्ट है, हमने वहाँ से बोरो किया, ठीक है, बिकॉज यूके में भी आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो की फीचर है, व्हाट द की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर,
वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हाट? डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ठीक है, टू दी लोकसभा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ की है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। एंड लोकसभा मतलब लेजिस्लेचर। ठीक है, व्हाट? लोकसभा मतलब लेजिस्लेचर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो हमारे इस कॉन्सेप्ट से मैच करता है। दैट इज द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यस, अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट इज एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यानी कार्यपालिका जो है आपकी वो विधायिका के प्रति जवाबदेह रहती है। ठीक है, मतलब जब तक, ठीक है, या तो आप कहिए कि जब तक जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, किसका कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट या फिर लोकसभा कहिए आप। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा जब तक है उनके पास, तब तक दे रिमेन इन पावर। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है यानी मेजोरिटी, कॉन्फिडेंस का मतलब मेजोरिटी से है। ठीक है, तो मेजोरिटी अगर नहीं है तो वो गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो यस, द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो बोथ मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। ठीक है, so now let's move on to next question. Our next question is question number 3 is which article was deleted by 44th Amendment Act removing the right to property, what right to property from fundamental rights? As you know earlier, before 1978, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका? 1978 में। जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1978 का है। ठीक है, तो उसके पहले राइट टू प्रॉपर्टी वाज फंडामेंटल राइट। ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंदर था? दैट वाज अंडर आर्टिकल 31। ठीक है, हमारे गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनुच्छेद 31 में जो था राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में के द्वारा फंडामेंटल राइट से हटा करके जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस दिया गया लीगल राइट का। ठीक है, अब स्टेटस क्या है? प्रेजेंट स्टेटस जो है राइट टू प्रॉपर्टी का, प्रेजेंट स्टेटस जो है आपका लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 है आपको देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद जो 32 है आपका वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। व्हाट? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, मतलब थ्रू आर्टिकल 32 you can directly approach to Supreme Court on violation of your fundamental right, on violation of your fundamental rights। ठीक है, और आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आस्क कर सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाइए। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वुड इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है अंडर आर्टिकल 32? रिट्स जारी करता है। अब कितने टाइप के रिट्स हैं हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उनके नाम भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। सो जो रिट्स है हमारी वो है हैबिस कॉर्पस, ठीक है, मैंडमस, सर्श्योररी, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो। मैंने इन रिट्स को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट के जब मैंने क्वेश्चंस लिए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वो मैंने ऐप पर हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको मैंने बहुत अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर समझाया हुआ है। सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स एज वेल बाय डाउनलोडिंग अवर ऑफिशियल ऐप, ठीक है। सो यस, अबाउट आर्टिकल 32 यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। सो यस, अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। So as you can see 44th Amendment Act 1978 making property a legal right under Article 308. What legal right? मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इन सारे जो वर्ड्स हैं इनको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स को डिक्टेट किया गया है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ऐसे जो की नोट्स हैं, ठीक है, कैन नॉट है ना, इनकरेक्ट, इस टाइप के जो की नोट्स हैं इनको आप अंडरलाइन क्वेश्चन में जरूर करिए, ठीक है, बिकॉज योर क्वेश्चन पेपर इज ऑफलाइन ओनली, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को करते समय आप अश्योर रहें कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सो एज यू नो कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कौन से राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? अब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल इमरजेंसी है इट कैन बी इन्फोर्स्ड by the President of India, the President of India on what? On written advice of the cabinet, ठीक है, ऑन रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब कैबिनेट वर्ड को मैंने डबल इन्वर्टेड कामा में इसलिए रखा है बिकॉज कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, 352। तो कैबिनेट वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेंशन है, वंस, ठीक है, वंस मेंशनड, ठीक है, कैबिनेट वर्ड अंडर आर्टिकल 352। ये एमपीपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम का PYQ है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से हम आगे सीरीज में कंटिन्यू करते हुए लेक्चर्स को इस तरह से हम अपनी तैयारी को बनाएंगे, ठीक है। सो ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते? सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी एमंग दीज ऑप्शंस आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। सो जो आर्टिकल 21 है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और जो आर्टिकल 20 है वो आर्टिकल 20 में कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, या फिर प्रिवेंशन अगेंस्ट डिटेंशन आप कहिए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। सो यस, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। तो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 19, अनुच्छेद जो 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आर्टिकल 19 हियर। तो आर्टिकल 19 जो है हमारे एक फंडामेंटल राइट है, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। अब कितने टाइप के फ्रीडम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में मेंशन है?
सो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में 6 टाइप ऑफ फ्रीडम राइट्स, 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम राइट्स मेंशन है, फ्रीडम राइट्स मेंशन है। मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में भी और प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज में बहुत अच्छे से इनको डिक्टेट किया हुआ, यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। सो हमने वहाँ पर एक न्यूमोनिक्स बनाया था सैम आरपी, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड in territory of any part of territory of India, and right to practice any profession. P से practice any profession. So with this mnemonics you can remember the rights mentioned under article 19 clause 1, ठीक है, 6 टाइप ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स है। सो यस, आर्टिकल 19 को भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको क्रोनोलॉजी में भी अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इनमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा फ्रीडम राइट जो है आपका नहीं है, ठीक है, और आपके 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उनमें से कोई और राइट दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा फ्रीडम राइट नहीं है। तो जब तक आप मेमोराइज नहीं करके रखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो विद दीज टाइप ऑफ न्यूमोनिक्स एज वेल वी आर गोइंग टू कवर होल सिलेबस थ्रू एमसीक्यूज ओनली, और एमसीक्यूज में इसी तरह से मैं आपको जो की वर्ड्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझाते हुए कंटिन्यू करूंगा अपनी सीरीज को। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस या प्रिवेंटिव डिटेंशन कह लीजिए आप, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21 के बारे में क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन या राइट टू रिलीजन। अनुच्छेद 21 इनमें से किसकी रक्षा करता है? संपत्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या धर्म का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 21 का जो टेक्स्ट है वो इस तरह से है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब आर्टिकल 21 में कई जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा कई जो चीज़ें हैं, जैसे राइट टू प्रिवेसी हो गया, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी मतलब इस आर्टिकल को एनलार्ज किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो राइट टू प्रिवेसी जो आपको देखने को मिलता है वो आर्टिकल 21 में ही देखने को मिलता है। पुत्तास्वामी जो केस है, पुत्तास्वामी जो केस है, पुत्तास्वामी केस ऑफ 2017, ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को और भी बिल्डअप करेंगे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी डिक्टेट कर दिया है। राइट टू एजुकेशन आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 21A में। अब ये जोड़ा गया था थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन यहाँ पर नॉट आया है, नॉट अ फीचर ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें से कौन भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? संयुक्त बैठकों का कोई प्रावधान नहीं, केवल संसद ही संशोधन शुरू कर सकती है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, या संशोधन केवल राष्ट्रपति के पहले से मंजूरी से ही शुरू किया जा सकता है। इंग्लिश में हमारे कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में ऑप्शन नंबर ए इज नो प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सिटिंग, ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट अमेंडमेंट्स, स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, अमेंडमेंट इनिशिएटेड ओनली विद प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नॉट ए फीचर पूछा है, तो हमारा जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो कहाँ मेंशन है? अंडर आर्टिकल
368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 20। ठीक है, तो जो ज्वाइंट सिटिंग, नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर, क्योंकि अमेंडमेंट में जो संविधान का संशोधन होता है उसमें ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है संविधान में। तो जो ज्वाइंट सिटिंग है आपको देखने को मिलेगी अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, मैं आपको बता दूं, तो जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो उसको जो प्रिसाइड करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिसाइड करते हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उसे प्रिसाइड करते हैं उस मीटिंग को। और जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल होता है, ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारे कॉन्सेप्ट भी देखेंगे कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा है, नॉट ए फीचर पूछा हुआ है। फिर ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट अमेंडमेंट्स, यस द पावर गिवन, पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू पार्लियामेंट ओनली, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर। फिर स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, तो यस स्पेशल मेजोरिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड। सो हमारा जो ऑप्शन है डी, यहाँ पर समस्या है, अमेंडमेंट इनिशिएटेड ओनली, ठीक है, विथ प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल, नो, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ये अमेंडमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड फीचर नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट इनिशिएटेड ओनली विथ प्रेसिडेंट्स प्रायर अप्रूवल, नो, प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल होता है वो नीडेड होता है कहाँ, प्रेसिडेंट अप्रूवल जो होता है, अप्रूवल नीडेड रिगार्डिंग मनी बिल। ठीक है, रिगार्डिंग मनी बिल, कोई भी मनी बिल है उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट का जो प्रायर अप्रूवल है या एसेंट है वो लेनी होती है। सो अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, कि अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन रहा इस क्वेश्चन का। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया हुआ है। सो यस, सो विद दिस हमने 6 क्वेश्चंस किए आज। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे जो यूनिट नंबर 4 है आपकी अभी भी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो आपकी यूनिट नंबर 4 है, जिसका काफ़ी चंक, मतलब काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अब इंडियन पॉलिटी कह लीजिए या फिर जो मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, ठीक है, इसे भी हम साथ ही साथ कवर करेंगे। ठीक है, जो आपकी मध्य प्रदेश की पॉलिटी दिया है आपकी यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 में आपके सिलेबस में, तो हम इसे भी साथ ही साथ आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इंडियन पॉलिटी के मैंने कई लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एमसीक्यूज के माध्यम से आपकी तैयारी को आगे आने वाले 6-7 महीने में बहुत अच्छी करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज एमसीक्यूज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स भी एमसीक्यूज के माध्यम से अच्छे होते हैं, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती है। और पीवाईक्यूज में मैंने जैसे आपको बताया कि यूजीसी नेट जीआरएफ के क्वेश्चंस में यहाँ पर लेने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। इसके अलावा मैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अदर स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं वहाँ के भी क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ। इसके अलावा जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं प्लस एमपीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है। सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर 9200925830 फॉर फुल कोर्सेज। ठीक है, आपको फुल कोर्सेज की डिटेल्स इस नंबर पर कॉल करके मिल जाएगी। और आप प्ले स्टोर से मेरा क्लासेस ऐप जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करके आप कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। सो यू कैन सी माई नेम इज़ प्रमोद सिंह, 2 times UGC नेट जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 जो आपका हुआ था वो ऑलरेडी मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने सिविल सर्विसेज के कई मेंस और इंटरव्यूज में भी मैं अपियर हुआ हूँ। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ ओनली। तो अगर आप देखें तो जो फी स्ट्रक्चर है कोर्स का हमारे वो 3999 है। यू कैन अवेल दी
कोर्स बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन दिस नंबर। आप डिटेल्स ले सकते हैं इस क्वेश्चन इस नंबर पर संपर्क करके, ठीक है। एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, जो हमारे लास्ट ईयर के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये फीस रहने वाली ₹3000 ओनली, ठीक है। सो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दिस नंबर 9200925830, ठीक है। और जो फीचर्स रहने वाले हैं हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जो सिलेबस है वो ऑलरेडी हमारे ऐप पर कवर्ड हो चुका है। पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी डिक्टेट करके रखा है, सोनी सर के द्वारा ये सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। उसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्रिंटेबल डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो आपकी पीडीएफ्स होंगी। इसके अलावा आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। इन डेप्थ डिस्कशन ऑलरेडी मैं जिस तरह से यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, एंड PYQs MCQs के माध्यम से हम अपनी जो तैयारी है उसको स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है। सो MCQs में मैंने ऑलरेडी बताया आपको किस तरह से हम MCQs आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं। और जैसे जैसे आपका जो एग्ज़ाम है नियर अप्रोच करेगा, तो टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। सो प्रॉपर गाइडेंस, सो दिस इज ऑल वी आर प्रोवाइडिंग in our course as well, ठीक है। So yes, so thank you guys, you can join us on YouTube and subscribe to our channel, as well as you can join us on Telegram, Instagram and Facebook and these social media apps. So do join Mera classes for further details. Thank you so much.